वेलकम बैक। ब्रेक से पहले शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बात करेंगे कोविड के हवाले से और इसके अलावा जो दीगर सियासी मामला है उसमें हुकूमती आगे लाए अमल क्या है, हिकमत अमली क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि जो एक बहुत बड़ा जो स्पाइक आना था केसेस हैं उसमें हम बच गए हैं। उसमें अच्छी हिकमत अमली कहिए या उसमें कुछ हम मौसमी अवामिल की बात कीजिए, पाकिस्तानी कौम के जेनेटिक मेकअप की बात कीजिए, ये तमाम इश्यूज हम पूछेंगे कि एक्चुअली व्हाट वर्क फॉर अस। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि मुबारक हो बतौर कौम। मेरा ख्याल है जो एक खौफनाक सी तस्वीर हमारे सामने शायद थी वो हमने डॉज कर दी, एक बहुत बड़ी बुलेट, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये मुल्क को खोलने जा रहे हैं। जरा पहले मुझे थोड़ा सा ये असद साहब जरा बताइएगा कि व्हाट वर्कड फॉर अस, क्योंकि लोग कंपैरिजन ये भी करते हैं कि ऐसे ही कुछ अवामिल, ऐसे हालात भारत के अंदर भी हैं। मौसमी अवामिल बात कर लीजिए, कुछ जेनेटिक मेकअप कमोबेश यही होगा, लेकिन वहां पे केसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली इसकी वजह से? अल्लाह का शुक्र अभी तक कंट्रोल में है मामला। सही कह रही हैं आप। भारत में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कल 1000 से ज्यादा एक दिन में बात हुई है वहाँ पर। और ईरान जो दूसरे हमारे जो मगरब के अंदर है वहाँ पर भी हालात जो है वो खराब ही हैं। मेरे ख्याल में शायद, मुझे उनका बहुत तफसील से तो नहीं पता कि उन लोगों ने क्या हिकमत अमली की थी, हमें अपना पता है। शायद एक फ़र्क ये था कि क्योंकि इमरान खान का डे 1 से उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमने ऐसी हिकमत अमली हम अपनानी है जिसमें लोग जो हैं, ख़ासतौर पे जो गरीब सफ़ेद पोश तबका जो है वो अपनी रोज़ी कमा सके, रोज़गार उसका चल सके। तो हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोल भी सकते हैं और साथ ही वबा के फैलाव के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सके। तो हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का सिस्टम था वो अप्रैल के मिडिल वक्त तक वो फाइनलाइज हो गया था। उसकी स्मॉल स्केल के ऊपर काम शुरू हो गया था। मई के वक्त में उसको और बढ़ाया गया और फिर जून के वक्त में उसको पीक पे हम ले गए थे। दूसरे ममालिक जिन्होंने, भारत ने 6 हफ्ते लॉकडाउन करके रखा, तो शायद वो जब उनका खोलना पड़ा उनको मजबूरन, तो वो तैयार नहीं थे किसी और अल्टरनेट हिकमत अमली के साथ। अच्छा, ये आप समझते हैं फर्क है। लेकिन जो स्प्रेड है असद उमर साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि माशाल्लाह वो जो साइकिल टूटा है, ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ जो आप लोगों की रीडिंग्स हैं, आपकी जो वैल्यूएशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक एक फैक्टर था? क्योंकि अभी ये खत्म तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन दोबारा भी किसी मौके पे शायद दोबारा ये करना पड़े। तो वो एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें जो हमें मुख्तलिफ बनाती है बाकी ममालिक से, क्योंकि लॉकडाउन बहुत सारे ममालिक ने किए, हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक ने किए, वहां पर इसका इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ। समहाउ समथिंग वर्कड फॉर अस, तो वो हम फिगर आउट कर पाए क्या है वो चीज? नहीं, देखिए, अगर जिस तरह स्पेन और इटली वाला ने जब किया, जब मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद कर दिया, तो उसकी बहुत ही उन्होंने भारी माशी कीमत अदा की। वो अमीर मुल्क हैं, उनके पास इस्तात थी, उन्होंने लोगों को पैसा दे के घर पे बिठा दिया कई हफ्तों तक, और केसेस वहां पे भी फिर तेजी से कम हुए। जो ममालिक जो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थे, जहाँ पे कारोबारी जिंदगी भी साथ चल रहा था, उनमें से डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्ली ज्यादा कामयाब तरीन ममालिक में से एक है। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम पहले दिन से ही मेंटली तैयार हो गए, तो पूरा सिस्टम, अगर मैं आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बताऊं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है जी? जो शख्स आपको बीमार मिले, आप कोशिश ये करें कि आपको पता चल जाए कि उसके साथ कौन उठता बैठता रहा है, उसकी किससे मुलाकात हुई है, और जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचकर उनका टेस्ट किया जाए, ताकि अगर उनमें से किसी को बीमारी लगी है तो फौरी तौर पर उनको आइसोलेट कर दिया जाए। ये प्रॉब्ली सबसे ज्यादा मौसर हिकमत अमली, और ये कोरिया का पहला मॉडल था, उन्होंने शुरू किया, और अब तकरीबन तमाम दुनिया यहाँ पर जा रहा है। वो उस सिस्टम को क्योंकि हमने जल्द इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर से बेहतर होती गई, जो हमने उसकी सपोर्ट के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो वफाक में यहाँ एनसीओसी से शुरू होकर ग्राउंड तक जाती है, और हजारों इस वक्त लोग हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर तमाम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। और उसका जो मेयार होता है मारिया, वो ये है कि एक इंडेक्स पर्सन जिसका कहा जाता है, यानी कि जिसका टेस्ट मजबूत आया हो, उसके कितने कॉन्टैक्ट तक आप पहुंचकर उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो शुरू हुए थे तो 2.7 के करीब, मुझे याद है, नंबर था। इस वक्त हम 10 से ज्यादा पे हैं, यानी एक मरीज मिलता है तो हम उसके 10 कॉन्टैक्ट तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। जो ये कोरियन लेवल के नंबर्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास नंबर्स हैं जो हमारा
सिस्टम डेवलप हो गया है। लेकिन एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, ये जो परसों पिछले 2 या 3 दिन से टूरिज्म जब से खुली है, सेहत खुली है, जो हम मनाजिर देख रहे हैं, तो ये मैं पाकिस्तानी कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मत समझे जो कभी मैं कयासा राई सुनता हूँ कि हमारे तो जेनेटिक मेकअप में हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे हम ये वबा से महफूज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने इस किस्म की बदएहतियाती की तो खुदा ना खास्ता ये वबा दोबारा भी फैल सकती है, इसकी फैलाव में तेजी आ सकती है। मैं इसी सवाल पे दोबारा आने वाली थी, क्योंकि ये जो मनाजिर है ये काफी तशवीशनाक है, और खास तौर पे जिन इलाकों के अंदर ये है वो उनके लिए ये बड़ा एक हॉटस्पॉट खुदा ना खास्ता बन सकता है। तो वहाँ इंतजामिया के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो हमारी प्रोजेक्शंस क्या है असद साहब? अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्क खोल रहे हैं, अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए कारोबार, काम चलना है आगे। तो हमारी आगे प्रोजेक्शंस क्या है कि अगले 2-3 महीने में आपको लगता तो ये नहीं कि ये दोबारा स्पाइक आ सकेगा, या कोई जो सेकेंड वेव बहुत सारे ममालिक में आई है उसके आने का खदशा भी है? जी, एक मतलब आसान जवाब है उस पर, क्या दोबारा से फैलाव में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और दुनिया में जैसे आपने कहा कई ममालिक में हमें देखने में आया है, और मैं पहले जैसे जिक्र कर रहा था, ईरान जो है उसकी शायद सबसे खौफनाक मिसाल है, जहाँ पे अप्रैल में जब शुरू में बिल्कुल पीक वहां पे था, उसके बाद उनमें कमी आई, उन्होंने बंद कर दिया। जब दोबारा मुल्क खोला तो आज उससे भी ज्यादा अमवात हो रही हैं जो अप्रैल में हो रही थी। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने जाहिर है सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं करनी है। ये मारिया जिस 2-3 स्टेजेस में हमने मुल्क को खोला है, एक अप्रैल के अंदर ओपनिंग हुई थी, फिर 11 मई को हुई थी, 9 मई को ऐलान हुआ था, फिर हमने जून में मजीद ओपनिंग की थी। तो तीनों दफा हमने देखा कि जब हम तब्दीली करते हैं तो शुरू में तकरीबन 3-4-5 दिन, हफ्ता लगता है इंतजामिया को उसके ऊपर कंट्रोल करने में। सही। और कल मैंने मीटिंग कॉल की हुई है, कल सुबह एनसीओसी की मीटिंग में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, खास तौर पे वो जहां पे ये सयाहज़ादा जा रहे हैं, उनके साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। और एक्शन क्या कर रहे हैं, हम लोगों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपील भी करूंगा आवाम से कि उनको कोई शौक नहीं है, इंतजामिया वालों को, कि आपकी छुट्टियों में मुदाखलत करें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी छुट्टियां बाहिफाजत मना सकें, ताकि ये ना हो खुदा न खास्ता कि आपको छुट्टियां छोड़ के किसी बीमार की तीमारदारी करनी पड़े। बिल्कुल, और अगला 1-1.5 महीना भी अभी भी एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये खतरा टला नहीं है। अच्छा, आगे जो चंद चूंकि अहम महीने आ रहे हैं, मुहर्रम उल हराम आएगा, उलमा कराम की इस पे बड़ी जिम्मेदारी होगी असद साहब, बिकॉज जहाँ इतना हमने कंट्रोल कर लिया है, इतना मुश्किल वक्त देख लिया, इतना कुछ हमने जो उसकी कुर्बानी दी है बतौर मुआशरा, तो ये मुझे बताइए कि इसमें कंसेंसस बिल्डिंग के लिए क्या कोशिशें हैं? जी बिल्कुल, और अभी तक जो हमारा जो तजुर्बा रहा है उसके वो अच्छा हमारा तजुर्बा रहा है। मसलन जिस वक्त तरावी की इजाज़त दी गई थी मस्जिदों के अंदर रमज़ान में, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इस बात का खतरा लोग महसूस कर रहे थे कि उसकी वजह से वबा का फैलाव ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन हम बड़ी तफसीली ग्राउंड के ऊपर एसओपी कंप्लायंस का चेक करते हैं, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। मैं कल देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अभी करनी शुरू की है। हमारे यहाँ हमारे जो लोकल टेक्नोलॉजी के लड़के हैं वो आज से 6 हफ्ते पहले उसको डिप्लॉय कर चुके हैं। बकरा मंडियों के ऊपर भी हमने इस्तेमाल की। तो उस सब के जरिए हमें ये नजर आया कि मसाजिद के अंदर निस्बतन बेहतर एसओपी कंप्लायंस थी मुकाबला जो हमने बाजारों के अंदर सूरत हाल देखी। तो अभी जो बड़ी आगे चीज आ रही है वो जाहिर है मुहर्रम शुरू होने वाला है, तो जो फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा हैं उनके साथ मुशावरत की गई थी, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इजलास हुआ, बड़ी तफसीली एसओपीज बनाए गए हैं, और अगले आप 1-2 दिन के अंदर टीवी पे भी वो देखना शुरू कर देंगे। शायद 14 अगस्त के बाद हम शुरू करेंगे उसको, कि वो ताकि अवाम तक भी पहुंच जाए कि क्या चीज़ है जिसकी उन्होंने एहतियात करनी है। इसी तरीके से जो जाकिर हर हजरात हैं उनके लिए भी एसओपी बनाई गई हैं, ताकि जाहिर है वो अपना जो पैगाम है वो भी पहुंचा सके लोगों तक, और जो उन्होंने हमें सिखाना चाहते हैं वो भी पहुंचे, और उसके साथ साथ ना उनके लिए ना सामने जो सुनने वाले बैठे हुए हैं उनके लिए खतरा पैदा हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल है, जो बच्चों के स्कूलों की बात है ना, इसके ऊपर स्कूल चाहते हैं कि जाहिर सी बात है पढ़ाई का साल शुरू हो जहाँ से छूटा था, लेकिन वालदैन की अभी भी तशवीश है कुछ इशूज के ऊपर। खासतौर पे वो कहते हैं कि वहाँ पे एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आई नो आपने कहा कि अभी हम आखिरी फाइनल रिव्यू करेंगे खोलने से पहले, लेकिन ये किस बेसिस पे आप लोग समझते हैं कि स्कूल खुल सकते हैं अगले 1.5 महीने के अंदर अगर खोलना चाहें तो?
लेकिन जब मैं जैसे जिक्र कर रहा था ना अभी मुहर्रम का, इसीलिए ये कहा गया कि 7 सितंबर को दोबारा एक रिव्यू होगा, क्योंकि अगस्त के एंड तक आशूरा होगा और उसके बाद 8-10 दिन के जो हमारे नंबर्स हैं उसको देखने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। ये स्कूल ओपनिंग दुनिया में हुई है और बहुत जगह से फीडबैक आ रही है, कई जगह ये कामयाबी से भी हुआ है और कई ममालिक ऐसे हैं जहां उसकी वजह से वबा के फैलाव में बहुत ज्यादा तेजी भी आई है। तो ये बिल्कुल वालिदैन का भी है, बच्चों का भी है। आज पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, आज का सबसे वायरल जो वीडियो था वो उस बच्चे का है जो रो रहा है जब उसको बताया माँ ने कि 15 सितंबर को स्कूल खोल रहे हैं। तो जाहिर है बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशियस होते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे बच्चों के लिए खतरा पैदा हो। बिल्कुल, और पेरेंट्स भी जो पीस ऑफ माइंड के साथ जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजे। थोड़े से आगे पॉलिटिकल सवालात, इसलिए भी मुझे मालूम हुआ कि आप शायद कराची से आए हैं, अब वजीर आजम साहब कराची जा रहे हैं। सो वजीर आजम साहब का ये पॉलिटिकल विजिट भी है, क्योंकि कराची बड़ा आजकल खबरों में है और वहां पर जरा सियासत भी थोड़ी चमकी हुई है ना दोनों तरफ से, इस वजह से भी एक सियासी विजिट भी है वजीर आजम साहब का, इंतजामी विजिट है। कराची तो सियासी शहर है जी, पाकिस्तान का तो सियासत का एक बड़ा महवर है, तो सियासत कराची में चलती रहती है। फिर 3 बड़े सियासी पार्टियां हैं। ज्यादातर शहरों के अंदर 2 पार्टी का आपस में मुकाबला होता है। कराची एक ऐसी जगह है जहाँ 3 पार्टीज हैं। शहर के अंदर तो शायद 2 ही ज्यादा मकबूल हैं, लेकिन सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी है। अजीत वजीर आजम जो है वो जाहिर है बतौर वजीर आजम जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं करने के लिए जा रहे। कराची एक मुश्किल में नजर आ रहा था। आप तमाम लोग जो कराची से वाबस्ता हैं उनको पता है कि जो कराची के साथ हुआ जब जरा सी बारिशें हुई वहाँ पर, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सूबाई हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है और इसीलिए फिर वजीर आजम को इंटरवेंशन करनी पड़ी। एक नॉर्मल कदम नहीं है, मैंने ट्वीट भी किया था कि 6 दफा हुकूमत बना चुकी है पीपल्स पार्टी और उसके बाद नालियां साफ करने के लिए इमरान खान को वफाकी इदारे की मुदाखलत की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो जाहिर है उन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे क्लीन अप का जो है उसका भी ऑर्डर किया है, तो वो जाना भी चाहते हैं कराची। अच्छा, तो वहाँ पर जाकर ये बेसिकली ये तमाम इश्यूज हो गए। बिजली का भी तो मसला है, वो जो के इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ पे भी लोगों की बड़ी शिकायत है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वैसे साहब अभी भी देख ले, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, आप तो होकर आए हैं, आप जानते होंगे। वैसे भी फीडबैक जो हमें वहाँ से आता है, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं रुकी वहाँ पे अभी भी। वहाँ पर जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप कि इलेक्ट्रिक ने जो कमिटमेंट की थी उस वक्त जरा सा तफसील में अगर आप जाए ना तो आप देखेंगे कि कराची का निज़ाम जो है के इलेक्ट्रिक का, ये बहुत कराची वालों को, और मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी कराची में गुजरी है, हम सबको ये गिला रहता है कि कराची को इग्नोर किया जाता है और कोई ओन नहीं करता कराची को। कोई भी ये नहीं उसको देखता, अपना नहीं मानता जो फैसला साजी करने वाले हैं। और ये जो बिजली की सूरत हाल है ये बिल्कुल उसी चीज की अक्कासी है कि एक तरफ तो मुल्क के अंदर आप हजारों मेगावाट बिजली इतनी तेजी से लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने कानून भी बाईपास कर दिए, वफाक भी कर रही थी, पंजाब की हुकूमत ने भी लगा दिए। उसकी वजह से बेतहाशा फाइनेंशियल बर्डन भी आया है इस वक्त सिस्टम के ऊपर। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बिजली कराची तक भी पहुंचा दें तो शायद कराची वालों को भी फायदा हो जाए और बाकी पाकिस्तान का भी फायदा हो जाए कि उस बिजली जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती है वो आपके अल्टीमेटम्स भी काम नहीं कर रहे। आप जो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, वो आप जो वहाँ पे तदबीयात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, तो वो भी काम नहीं आ रही। तो क्या सब बेबस है? नहीं, वो सिर्फ स्टेटमेंट की बात नहीं है। देखें, वो तो सिर्फ इसकी बात की जा रही है कि जो कमिटमेंट की जा रही है उसको पूरा किया जाए। मैं आपको समझाने की सुन लेना मारिया, इशू क्या है? इशू ये है कि कराची के अंदर 3600 मेगावाट पीक के ऊपर गर्मियों के अंदर लोड है और 2800 से ज्यादा बिजली नहीं आ सकती। अब आप जितने मर्जी बयान दे दें, जितना मर्जी करें, तो सिर्फ इसलिए अब बात क्या हो रही थी कि गैर एलानिया ना करो, यानी लोड शेडिंग होगी क्योंकि बिजली की कमी है, उसको खत्म करने की, उस गैप को मैंने बड़ा तफसील से समझाया था। अगले 3 साल के अंदर 2100 से ज्यादा मेगावाट कराची की सप्लाई में ऐड किए जाएंगे। यानी ये जो 2800 इस वक्त सप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2850 सस्टेनेबल, वो तकरीबन 5000 मेगावाट तक लेके जा रहे हैं। तो हल तो वहीं से आएगा, हल जो है वो सियासी स्टेटमेंट से तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो था ना कि रेगुलेट कर लें, एटलीस्ट लोगों को बता दें कि कब लोड शेडिंग होगी, वो चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वो भी एग्जैक्टली अब इस तकलीफ के अंदर सिर्फ यही कोशिश की जा रही है कि अगले समर से पहले जब वो एडिशनल कैपेसिटी आती है कम से कम रेगुलेटेड हो। अच्छा, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है वो जरा सी बारिश होती है तो आपको पता है
अगर आप कराची में रहे हैं तो आपको पता होगा बारिश के 4 छींटे पड़ते हैं तो बिजली चली जाती है, और ये नया मसला नहीं है, ये तो 40 साल से मैं कराची में देख रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करानी है, उस सिस्टम को बेहतर करना है। चले बस आखिर में चंद सवालात नैब के हवाले से इसलिए कहेंगे, जो तरमीम है उस पर एक डेडलॉक सा है आपकी और ऑपोजिशन के दरमियान, और बहरहाल आप लोग जो वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे, जो पीटीआई का मौक़िफ़ अभी तक यही है कि जी वो कुछ आपसे इन रिटर्न एनआरओ या रिलीफ मांग रहे हैं अपनी लेजिस्लेशन में आपके साथ ताउन करने के लिए। लेकिन ये नैब के ऊपर भी बात कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? तो पिछले कोई 12-16 महीने से हम देख रहे हैं कि ये बैक एंड फोर्थ गुफ्तगू हो रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, ये हो क्यों नहीं पा रही अमेंडमेंट? वो बड़े मजे की बात है, वो 2 साल कहते रहे कि कौन सा एनआरओ, हमने किससे मांगा है एनआरओ, हमें बताया जाए। उसके बाद वो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी तरीके से 34 इसकी नैब कानून की तरामीम उन्होंने लिख कर हमारे सामने पेश कर दी कि ये रहा एनआरओ जो हमें चाहिए। वो बड़ा जबरदस्त शहजाद अकबर ने काम किया था, उन्होंने जो अमेंडमेंट्स थी उस अमेंडमेंट से किस ऑपोजिशन के लीडर के केस खत्म होते हैं वो पूरी एक टेबल बना दिया था। तो एनआरओ तो उनको ऐसा चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जैसा एनआरओ कोई ना गुजरा हो। तो जाहिर है किसी सूरत में तहरीक इंसाफ इस बात को मान ही नहीं सकती। इमरान खान की सियासत सारी 22 साल जो जद्दोजहद की है वो इसलिए तो नहीं की थी कि इनको एनआरओ दे के और कानून को खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे ख्याल में नैब के कवानीन के अंदर कुछ तरामीम हो सकती हैं जिनकी वजह से कारोबार जिंदगी रुक रहा है, इन्वेस्टमेंट उससे असरअंदाज हो रही है, या ब्यूरोक्रेट जो हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं वो फैसला साजी करते हुए घबरा रहे हैं। लेकिन नैब कानून में तरामीम ऐसी की जाए जिससे सियासतदान को खुली छुट्टी मिल जाए कि वो चोरी चकारी कर सके, ये नहीं होने वाला। जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी ब्लैकमेल। इस पे एक और क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। जो एक मुसविदा सामने आया था गवर्नमेंट की जो तजावीज थी उसमें था कि शायद नैब चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसीह की जा रही है, ये नहीं है। वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं किसने वो सोशल मीडिया, मैंने तो सोशल मीडिया में देखा था। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है वो जो ऑर्डिनेंस पहले इशू हुआ था ना, उस ऑर्डिनेंस में 1-2 छोटी तरामीम की गई हैं। हमारे ख्याल में उसमें कुछ लूपहोल रह गए थे, सिर्फ वो गवर्नमेंट की चेंज रिकमेंडेड है। बाकी वो जो सब सोशल मीडिया पे चल रहा था वो अल्लाह जानते। सर, आपकी अक्सर रिपोर्टें पहले वो गलत फॉर्मेट सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं था, ये है असल फॉर्मेट, जरा चेक करें। वो है ही नहीं हमारा, अल्लाह जानता किसने, कोई बता दे किसने लीक किया था। आपको पता है ये जो कमेटी थी जिसने ये नेगोशिएट करना था उसको ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था चेयर करने के, तो अगर मुझे नहीं पता कि वो मुसवदा कहाँ पे आया था। कभी कभी वो होता है ना, फीलर के लिए मार्केट में फ्लोट कर दिया, अच्छा इस पे बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है वापस ले, ये भी तो ये गेम्स भी तो होती है ना हल्की फुल्की मासूम सी। बिल्कुल हो सकता है कि यही हुआ हो कि ऑपोजिशन वालों ने कहा हो कि जरा फीलर तो छोड़ के देखेंगे क्या होता है। अच्छा चले, मैं कह रही हूँ आप लोगों ने फीलर छोड़ा होगा ये मुद्दत मुलाजमत वाला, उसके जवाब में फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फिर आगे वजाहतें दे दी थी। एपीसी तो फिर आप होते नहीं देख रहे? बस कंक्लूडिंग क्वेश्चन जरूर करें जी। एपीसी में क्या साथ बैठे पाकिस्तान में कोविड की हिकमत अमली हुकूमत की जो कामयाब हुई है उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। ये जो अभी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि हम फैटफ के कानून नहीं पास होने देंगे चाहे पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए अगर हमें एनआरओ ना मिला, उसमें जो नाकामी हुई है उसके बारे में सर जोड़ के बैठ के सोचें कि ये इस नाकामी से कैसे सीखा जाए। बहुत सारी चीजें उनके डिस्कस करने के लिए। सर, ये जादू की छड़ी कौन सी आप लोगों के पास कि आपके तमाम कवानीन पे ऑपोजिशन भी आपके साथ माशाल्लाह अच्छी बात है कौमी मफाद के ऊपर ही, लेकिन बाहर डिसएग्री करते हैं और वैसे आपके तमाम मामलात में वो आपका साथ देते हैं। ये बड़ी परसुएसिव पावर्स किसकी हैं आपकी अपनी जमात में? जब हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी, मुझे 4 या 5 लोग बैठे हुए थे वजीर आजम के साथ, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी ये मैसेज है। उन्होंने कहा कि साफ साफ कह दिया कि नैब का लॉ लेकर आओगे तो ये फैटफ की चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। उससे एक शाम पहले हमारी मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन के साथ, तो ये सूरत हाल है। मुझे बाद में शफकत नमून ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे उस दिन मीटिंग में। मैंने कहा बिल्कुल ब्लफ कर रहे हैं, किसी सूरत में ये कौम को फेस कर ही नहीं सकते कि हम ब्लैकलिस्ट होने देंगे अगर नैब का कानून नीचे। ये सिर्फ धमकियां देने वाली बात है, ब्लैकमेल करने वाली बात कभी भी नहीं करेंगे। दे विल कम एंड वोट फॉर फैटफ, और वही हुआ अल्टीमेटली। वसीत और कौमी मफाद में सारी वोटिंग होगी। शुक्रिया, आसिद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बहुत सारी सियासी स्टेटमेंट के दरमियान वो ये है कि कोविड के हवाले से खुदा के वास्ते भी एहतियात कीजिए, ये खतरा इस वक्त टला नहीं है। डोंट बी रेकलेस अबाउट इट। पहले हमने देख लिया बतौर कौम क्या कीमत अदा करनी पड़ी वो 3-4 हफ्तों में हमें, सो ख्याल कीजिए। ब्रेक पे जाएंगे।